हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डॉक्टर सीताकांत महापात्रा की फेमस पोएम द इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि डॉक्टर सीताकांत महापात्रा थे कौन और किस तरह की लैंग्वेज में लिखते हैं और किस सब्जेक्ट पे उनकी सबसे ज़्यादा कमांड है। तो जो डॉक्टर सीताकांत महापात्रा हैं वो एक फेमस उड़िया पोइट है, ठीक है, और उड़िया लैंग्वेज में लिखते हैं। इनकी कमांड तो दोनों पे है, उड़िया लैंग्वेज पे भी है और इंग्लिश लैंग्वेज पे भी है। ये अपनी जो क्रिएशंस हैं उनको पहले उड़िया लैंग्वेज में लिखते हैं, उसके बाद में उन्हीं को कन्वर्ट करके ये इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट यहाँ पर करते हैं। इनको अन्य बहुत फेमस जो अवार्ड्स में मिले, जिनमें भारतीय ज्ञान जो इंडियन वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, सरला पुरस्कार है, उड़ीसा साहित्य अकेडमी अवार्ड है, इसके अलावा न्यू दिल्ली का पुरस्कार है, इन्हें बहुत सारे जो अवार्ड्स मिले हैं। और इन्होंने अपने जो क्रिएशंस हैं उनमें फोकस किया है उड़िया लोगों का, क्योंकि उड़िया जो स्टेट को बिलोंग करते, तो इन्होंने उड़िया ही जो लोग हैं वहाँ के जो सीधे साधे लोग हैं उनके बारे में इन्होंने बुकें लिखी हैं। और जिनमें सबसे फेमस बुक इनकी लिटिल ट्रेडिशन है, जो इनकी आदिवासी जनजातियों पे है कि किस तरह से वो सोचते हैं, उनकी कैसी रुचि होती है, किस तरह के वो समझते हैं। तो इसमें इसको बताया है और कैसे वो अपनी अपने अपने जीवन, अपनी भूख के आगे अपने जो मूल्य हैं, वैल्यूज हैं जो कंट्री के लिए उनको करनी चाहिए, तो उनको भी अलग रख देते हैं। और लोग उनकी प्रॉब्लमों से को समझते हुए भी उनको दूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये जो आपका डॉक्टर सीताकांत महापात्रा है, इस पोएम के माध्यम से, द इलेक्शन पोएम के माध्यम से एक बहुत ही ब्यूटीफुल और रियलिटी जो पिक्चर हमारे जो सोसाइटी में क्रिएट होती है इलेक्शन के समय में, तो उस पिक्चर को हमारे सामने रखने, पिक्चराइज करता है, उसको चित्रित करता है हमारे सामने, ताकि हमारे सामने जो पिक्चर है वो आ जाए और उस पिक्चर को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये पोएम है, ये एक ट्रू पोएम है। जैसा हम पोएम को पढ़ेंगे तो तुम्हें खुद स्टूडेंट लगेगा कि ये पोएम उस समय की जो इलेक्शन के जो कैंपेन होता है उस समय जो माहौल क्रिएट होता है उस माहौल को काफ़ी हद तक बताने की कोशिश करती है। इसके अलावा जो आपके डॉक्टर सीताकांत महापात्रा हैं वो नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं और ये 1937 में इनकी बॉर्न हुए थे। 17 सितंबर 1937 को ये बॉर्न हुए थे। अब ये करंट में 82 ईयर्स के हैं और ये अपने आप को पूरी तरह से जो उड़िया का स्टेट है उसके रीति रिवाज, उसके कल्चर को और आदिवासी लोगों की प्रॉब्लम्स को समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग उनको समझें और उनको काफ़ी हद तक सॉल्व करने की कोशिश करें। अब ये आपके पोइट के बारे में हो गया था। अब हम बात करते हैं आगे पोएम के बारे में। ये आपकी पोएम है द इलेक्शन, जो सीताकांत महापात्रा ने लिखी है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आवर जीफ क्रॉल्स टू योर ब्लेजेस, seeking the strange melodies from the roaring sun, the common will from the crisscross geometry of private agonies। अब ये आपका फर्स्ट स्टेंजा है, ये बोल रहा है सबसे पहले हमारे यहाँ इस पोएम में माहौल बता रहा है कि किस तरह का माहौल होता है। आवर जीफ क्रॉल्स, हमारी जो जीफ है, क्रॉल्स का मतलब है यहाँ पर रेंगने से है, जो हमारी जीफ है वो रेंग रही है, क्रॉल्स हो रही है, रेंग रही है टू योर ब्लेस, तुम्हारे गाँवों की ओर, सीकिंग तलाशती हुई द स्ट्रेंज मेलोडीज, स्ट्रेंज मतलब अजीब तरह की, मेलोडीज का मतलब होता है धुन होता है, अजीब तरह की मेलोडीज धुन बजाती हुई और यह संगीत बजाते हुए, तो वो आगे धीरे धीरे हमारे गाँव की तरफ आगे बढ़ रही है। और वो फ्रॉम द रोरिंग सन, रोरिंग का मतलब यहाँ दहाड़ने से होता है वैसे, लेकिन यहाँ का मतलब है जो 12 बजे का जो समय होता है, जब जो सन होता है पूरी तरह से हीट पे होता है, तो उस समय के बाद यहाँ पर की है कि उसमें भी वो जो जीफ है धीरे धीरे हमारे गाँवों की तरफ आ रही है और उसमें एक हल्का सा संगीत बज रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद द कॉमन विल, अब देखो यहाँ द कॉमन विल है, इसको दी कॉमन विल भी बोलते हैं, ये एक फेमस वर्ड है। इस दी कॉमन विल का बहुत इंपॉर्टेंट है। दी कॉमन का मतलब है जनता से होता है, कि वो जनता की जो इच्छा है उसको जानने की कोशिश करते हैं, ऐसे क्यों आए कि वो लोगों को समझें कि वो क्या चाहते हैं और वो अपना वोट किसको देंगे।
फ्रॉम द क्रिस क्रॉस ज्योमेट्री ऑफ प्राइवेट एगोनीज। फ्रॉम क्रिस क्रॉस का मतलब जो ग्रामीण इलाके होते हैं उनमें जो सड़कें होती हैं इस तरह की होती है, क्रिस क्रॉस वे में होती हैं। तो क्रिस क्रॉस वे का मतलब होता है कि जो उनकी जो सड़कें हैं वो उनकी लाइफ की तरह हैं। कैसे हैं उनकी लाइफ की तरह? कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर जो एगोनीज वर्ड लिया है, प्राइवेट का मतलब है उनकी खुद की, एगोनीज का मतलब जो मतलब होता है यहाँ पर मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की सफरिंग होती है, मेंटल, ठीक है, और फिजिकल सफरिंग के लिए एगोनीज वर्ड यूज किया जाता है। तो इसमें बोलते जो उनकी खुद की मेंटल और जो फिजिकल सफरिंग्स हैं, परेशानियां हैं, वो भी उस ज्योमेट्री की तरह हैं कि वो भी एक दूसरे को काटती हैं। कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है, जो गरीबी की प्रॉब्लम्स क्यों आई है, उनकी भूख के, उनके जो भूख अगर वो गरीब नहीं होते तो उनके अंदर भूख की प्रॉब्लम क्रिएट होती क्या, स्टारवेशन के। बट अगर वो भूखे हैं तो उनको जो क्यों भूखे हैं, क्योंकि वो गरीब हैं, इसलिए वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते वो अपने खाने पीने के लिए कुछ चीज़ ले सकें। तो इस तरह से जो पोइट है वो यहाँ पर रियल पिक्चर ऑफ पॉवर्टी स्ट्राइकन पीपल ऑफ उड़ीसा के बारे में रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से वो सफ़र करते हैं हंगर और स्टारवेशन डेथ के कारण, जो उनके गाँव में बहुत ज़्यादा होती हैं। और जब इलेक्शन का टाइम आता है तब जब वो अपने वोट को एक्सरसाइज करने जाते हैं, उसको देना चाहते हैं, तब भी उनके जो लाइफ है उसमें डेस्पेयर रहती है, उनके लाइफ में निराशा होती है। हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके अलावा हम ये सोचते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी लोगों के पास इक्वल राइट्स हैं, वो चाहे आगे बढ़ने के हो चाहे अपने राइट्स के लिए वो लड़ भी सकते हैं। बट हम यहाँ पर एक ट्रू पिक्चर देखते हैं जिसमें ये दिखाता है कि किस तरह से उड़ीसा के जो लोग हैं वो हंगर और स्टारवेशन की वजह से इतना ज़्यादा पीड़ित हैं कि वो अपने जो वोट है उसको भी यहाँ पर देखेंगे हम लास्ट में कि बेचने की कोशिश करते हैं। तो ये बोल रहा है कि इस स्टेंजा में बोल रहा है कि उनकी जो खुद की जो उनकी मानसिक और जो शारीरिक परेशानियां हैं वो भी किस तरह हैं, ज्योमेट्री के तरीके क्रिस क्रॉस वे में है, एक दूसरे को काटती हैं। क्यों काटती हैं? अगर वो गरीब नहीं तो वो क्या भूखे रहते? अगर उनकी गरीबी को दूर किया जा सकता तो क्या उनकी जो जो भूख के कारण डेथ होने वाली है उनको रोका नहीं जा सकता? तो इस तरह से ये बोलता है कि उनकी जो लाइफ का जो सर्कल है वो एक दूसरे को काटता हुआ अब चल रहा है। इस तरह से ये बोला कि किस तरह से वो जीफ है वो क्यों आ रही है, वो जो जो इलेक्शन कैंपेन की जो जीफ है उनके गाँव में क्यों आ रही है, इसलिए आ रही है कि वो उनकी जो कॉमन विल है, उनकी जो सामान्य इच्छा है उसको जाने और उसको काफ़ी हद तक दूर करने की, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने की कोशिश करें। बट इस बात को हम भी जानते हैं कि जो पॉलिटिक्स में है वो लोग का उस प्रॉब्लम को जानते हुए भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेंजा था। इस स्टेंजा में कोई डाउट है तो नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ हम चलते हैं। Our dark longings don't touch you, nor our trappings of posters, symbols, speeches, handbills, for your grief outlives empires। ठीक है, आवर डार्क लॉन्गिंग्स। अब ये बोल रहे हैं कि जो हमारी लॉन्गिंग्स हैं, लॉन्गिंग वर्ड यहाँ पर होता है वो इंटेंस डिज़ायर होती है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की हमें डिज़ायर होती है, उसके लिए यहाँ लॉन्गिंग वर्ड यूज होता है, इंटेंस डिज़ायर। ठीक है, बहुत मतलब गहरी इच्छा होना। आवर इन डार्क लॉन्गिंग, जो हमारी डार्क अंधेरी लॉन्गिंग जो डिज़ायर है, इच्छाएं, डोंट टच यू, तुम्हें टच नहीं करती। अब वो लोग बोल रहे हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो तुम्हें टच नहीं करती, नॉर आवर ट्रैपिंग्स, और ना ही हम। अब वो बोल रहे हैं जो कैंपेन करने वाले आए वो बोल रहे हैं कि जो हमारी इच्छाएं कि हम चाहते हैं कि तुम वोट हमें दो, वो इच्छाएं भी तुम्हें टच नहीं करती। नॉर आवर ट्रैपिंग्स, ट्रैपिंग्स का मतलब जाल होता है, और ना ही हमारे जो जाल हैं, मतलब जो जाल जिनमें हम उनको पकड़ना चाहते हैं वो जाल भी उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और जो जाल कैसे हैं, पोस्टर्स के हैं, सिंबल्स प्रतीकों के हैं, स्पीच हम भाषण देते हैं, हैंडबिल्स होते हैं, जो तख्तियाँ होती हैं हाथों में उनको लिए, जो जो इलेक्शन के टाइम पे होती है ना, जिस पर उनका होता है कि इसको ये वोट देना चाहिए, उस तरह की जो हैंडबिल्स होते हैं। फॉर योर ग्रिफ आउट लाइव्स एम्पायर, फॉर योर ग्रिफ, और जो तुम्हारा दुख है वो तो आउट लाइव्स का मतलब है, आउट लाइव्स एम्पायर का जो मतलब है यहाँ पर, आउट लिव्स जो एम्पायर का मतलब है यहाँ पर, उसको मतलब है कि वो जब तक रहेगा, जब तक कि कई सारे राजा आ जाएं चले जाएं, आ जाएं चले जाएं, उस चीज़ का उनकी लाइफ पर कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी जो लाइफ में जो दुख है वो हमेशा रहेगा।
तो अब हम इस स्टेंजा को फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। आवर डार्क लॉन्गिंग्स डोंट टच यू। आवर डार्क लॉन्गिंग्स, जो हमारी लॉन्गिंग्स, जो इंटेंस डिज़ायर है, डोंट टच यू, वो भी तुम्हें टच नहीं करती हैं। नोर आवर ट्रैपिंग्स, और ना ही हमारे जाल, मतलब उनके जाल कैसे, जो पोस्टर से रिलेटेड है, जो सिंबल्स से रिलेटेड है, जो स्पीच से रिलेटेड है, वो जो जाल है उनको भी टच नहीं करते हैं। और जो हमारा ग्रिफ है, जो तुम्हारा ग्रिफ है, जो वो कहते हैं कि तुम्हारा जो जो ग्रिफ है वो अधिक समय आउटलिव्स रहेगा, एम्पायर्स, लंबे समय तक, जब तक चाहे कितने भी जो जगह हैं, कितने भी राजा या आ जाएँ, या कितने भी जो प्रजा है, वो जो लोकतंत्र है वो चेंज हुआ, लेकिन तुम्हारा जो ग्रिफ है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तुम उसी ग्रिफ में हमेशा रहोगे। ये बोलो कि चाहे उनकी कैसी भी हो, वो जो पैम्पलेट हैं वो उनकी जो मेंटल और फिजिकल सफरिंग है उसको टच ही नहीं कर सकते। वो अपनी उसी फिजिकल और मेंटल सफरिंग में रहते हैं